चलिए शुरू किया जाए। आज से हम लोग इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर मैं बिहार लोक सेवा आयोग की बात करूं तो बिहार लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स में अगर इतिहास से 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं तो तकरीबन 17 से 18 क्वेश्चन सिर्फ आधुनिक भारत के इतिहास से ही पूछे जाते हैं। अगर मैं बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की बात करूं तो मुख्य परीक्षा में सिर्फ आधुनिक भारत से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह खंड बहुत ही उपयोगी है। बिहार लोक सेवा आयोग के अलावा अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह खंड काफ़ी उपयोगी है। आधुनिक भारत के इतिहास का जो पहला अध्याय है वह है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आपको मैं स्पष्ट टाइमलाइन बता दूं कि हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत जो है वो कोई 1500 ईस्वी से लेकर 1950 तक माना जाता है। 1500 ईस्वी तक किसी किसी पुस्तक में यह टाइमलाइन जो है वो 1757 तक भी लिया जा सकता है, क्योंकि 1500 ईस्वी के बाद एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं पड़ाव आता है जिसमें मुगलों का आगमन होता है 1526। मुगलों के शासन 1526 से लेकर 1857 तक जो मुगल रहते हैं उन्हें भी कितनी दफ़ा मध्यकाल में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आप ये ले सकते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं इसमें आपको यूरोपियों के आगमन से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सारे प्रसंगों को जानना है। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ। मैं बार बार ये कोशिश करता हूँ कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसका एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करके पढ़ें कि मैं इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहा हूँ, इस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए, इस टॉपिक का आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर कितना उपयोग है, यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये किसी भी टॉपिक की शुरुआत के पहले इतनी जानकारी आपके पास स्पष्ट रूप से होनी ही चाहिए। क्लियर है? तो मैं 1500 ईस्वी के पहले जो वैश्विक घटनाक्रम था उसके बारे में मैं थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ। हुआ क्या था? यूरोप में एक तरीके से नवजागरण या पुनर्जागरण का काल था। यूरोप में उद्योग लगने शुरू हो गए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी बढ़ चुका था और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने यूरोपियों को अपने लिए एक नए बाजार को तलाशने पर विवश कर दिया था। जाहिर सी बात है कि यदि कहीं उद्योग लगेंगे, कहीं इंडस्ट्री लगेंगे तो उनके उत्पाद को अन्य जगहों पर ले जाना किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का एक बेसिक काम होगा। अब इसी की तलाश में जो यूरोप के अलग अलग व्यापारी संवर्ग थे वो अन्य जगहों पर जा रहे थे। भारत सबों के लिए एक आवश्यक डेस्टिनेशन था, सबों का लक्ष्य भारत तक पहुंचना था। भारत में पहले भी यूरोपीय आते रहे थे। जैसे एक घटनाक्रम और घटा था 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में इस दौरान क्या हुआ था कि जिस लैंड रूट का इस्तेमाल करके यूरोपीय भारत की ओर आते थे उस लैंड रूट पर तुर्की का जो एक जगह है वहाँ पर शासन परिवर्तन हो गया।
अब शासन परिवर्तन होने से वह लैंड रूट डिस्टर्ब हो गया। अब आसानी से तुर्की के माध्यम से भारत की तरफ अब कोई भी व्यापारी नहीं आ सकता था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अब भारत की ओर एक नए मार्ग की आवश्यकता थी, और यह नया मार्ग जो था वो समुद्र का मार्ग था। और सबसे पहले पुर्तगालियों में एक व्यक्ति हैं वास्को डिगामा, जो 1498 ईस्वी में यूरोप से लेकर भारत के बीच में समुद्र के मार्ग की खोज की, और एक तरीके से पूरे यूरोपियों के लिए यह मार्ग खुल गया। और फिर जैसा कि आप लोगों के सामने ये स्लाइड में लिखा हुआ है, पुर्तगालियों के बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, और ये सभी जो हैं ये भारत में एक एक करके आते रहे। लेकिन 1498 में जब पुर्तगाली आए तो इनका प्रभाव पूरे भारत पर नहीं पड़ सका। इसके पीछे का कारण क्या था कि 1526 ईस्वी में, जो अभी वर्तमान का उत्तर भारत है, इस दौरान 1526 ईस्वी में बाबर का आगमन हो जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। और मुगल कंपैरेटिवली इन सबों से ज़्यादा ताकतवर थे और ज़्यादा व्यवस्थित थे। इसके पीछे का साधारण तर्क यह था कि मुगलों का जो आगमन हुआ था वो लैंड रूट से हुआ था, और वो पूरे अपने लाव लश्कर के साथ भारत में आए थे, और उन्होंने अपने आप को यहाँ पर भारत के उन जगहों पर अपने आप को स्टेबलाइज किया था जो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफ़ी बेहतर जगह था। और अगर मैं यूरोपियों की बात करूं तो यूरोपीय समुद्र के रास्ते आते थे, तो एक तुलनात्मक और बड़ा तार्किक है कि समुद्र के रास्ते से आप बहुत ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आ सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि कोई यदि पानी के जहाज से आता भी है तो कितनी संख्या बल में वो आ सकता है, नहीं। तो कॉम्पेरेटिव ये हुआ कि जो मुगल थे वो इन सबों पर भारी पड़ गए और उनका एस्टेब्लिशमेंट बड़ी फास्ट, बड़ी तेजी गति से हुआ। तो उनके रहते रहते ये सभी पावरफुल नहीं हो पाए। ये भारत में अलग अलग कालखंड में आते रहे, जो इनका क्रम मैंने यहाँ पर बताया है, यहाँ पे जो आपके सामने यहाँ पर स्लाइड में है वो है, लेकिन ये पावरफुल नहीं रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम व्याख्यात्मक रूप से देखने का प्रयास करें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यूरोपियों के आने के बाद भारत के सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, इंडियन सोसाइटी पर इन तीनों ही स्तर पर प्रभाव पड़ा। जो मैंने बात बताई कि 1757 ईस्वी से भी बहुत सारे लोग आधुनिक भारत की इतिहास की शुरुआत मानते हैं। यह टाइमलाइन क्या था? 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है जिसका केंद्र उत्तर भारत रहता है, और फिर 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक, हाँ, हुमायूं और शेरशाह सूरी का जो एक जोन बनता है 1539-40, वो थोड़ा सा आप अगर छोड़ दें तो अधिकतम समय तक मुगल जो थे अपने साम्राज्य को काफ़ी मजबूत स्थिति में रखे। इनका विस्तार, समाज पर इनका पकड़, इनका स्टेट क्राफ्ट इतना मजबूत था कि इनके रहते रहते इन ब्रिटिशर्स या जो यूरोपियंस हैं इनकी इतनी ताकत नहीं हो सकी कि यह अपने आप को एक अथॉरिटी के रूप में प्रोजेक्ट कर सकें। अपने आप को ये इतने ताकतवर नहीं थे। लेकिन इनका आगमन जो था वो शुरुआत में एक व्यापारी के रूप में था, लेकिन जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब का देहांत होता है, मुगलों में का एक महत्वपूर्ण शासक,
औरंगजेब का देहांत होता है और उसके बाद मुगल थोड़े कमजोर हो जाते हैं। मुगल कमजोर हो जाते हैं और उनकी कमजोरी का परिणाम यह होता है कि मुगल साम्राज्य जो एक विस्तार लिया हुआ था और जो एक संगठित रूप में काम कर रहा था, अब वो टूटना शुरू हो जाता है और अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे शासकों का उदय होना शुरू होता है और बहुत दिनों से जमे हुए एक व्यापारी के रूप में यूरोपीय अब धीरे धीरे शासन को संभालने की ओर बढ़ते हैं या शासक बनने की ओर होते हैं। 1757 में बैटल ऑफ पलासी होती है, जो बंगाल में पलासी एक स्थल है, वहाँ पर लड़ाई होती है और बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर शासन करती है। और फिर धीरे 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 मामला कुछ ऐसा होता है कि 1757 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग पूरे भारत पर छा जाता है। 1857 में एक सैनिक विद्रोह होता है उत्तर प्रदेश कानपुर मेरठ के इलाके में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद किया जाता है और फिर ब्रिटिश क्राउन इसका जगह लेता है और 1857 से 1947 तक एक जो प्रक्रम होता है वो ब्रिटिश क्राउन और भारत में जो एक राजनीतिक चेतना का विकास होता है उसके अंदर एक परिवर्तनकारी कार्य होता है और भारत स्वतंत्रता की प्राप्ति करता है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले तो ये यूरोपियों का आगमन होगा, यूरोपियों का एस्टेब्लिशमेंट होगा। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब हुआ जैसे 1757 में ये बैटल ऑफ पलासी को जीतते हैं और उसके बाद भारत में कैसे शासन किया जाए इसको लेकर वो एक फ्रेमवर्क बनाना शुरू करते हैं। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, भारत में वो तरह तरह के नियमों का परिवर्तन करते हैं और अलग अलग जगहों को अपने साम्राज्य में वो शामिल करते हैं। जैसे कि मराठा को, जैसे कि आप दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान का, हैदर अली का जो जगह रहता है वो मछलीपट्टनम जिसे हम कहते हैं, या फिर धीरे 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 वो पंजाब की ओर आकृष्ट होते हैं, मैदानी इलाकों को कवर करते हैं। ये सारा मामला हम लोग को पहले ये जानना है। फिर नियमों को, कौन कौन से नियमों को, जैसे ज़मीन के ऊपर कैसे टैक्स लगाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कैसे वो उनके ऊपर एक अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं और भारत में किस प्रकार से प्री एस्टेब्लाइज्ड सिस्टम का मतलब हुआ कि यहाँ के जो लोकल मार्केट्स थे, यहाँ की जो एक स्वतंत्रता थी, उसके ऊपर वो कैसे हावी होते हैं और अंग्रेज भारत के संसाधनों का उपयोग अपने हित में कैसे करना शुरू करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर अगर मैं बात करूं तो जहां पर यहाँ भारत में जो कृषि होती थी वो परंपरागत रूप से कृषि होती थी और ये परंपरागत रूप से कृषि का मतलब था कि भोज्य उत्पाद उगाए जाते थे, अनाज उगाए जाते थे। लेकिन एक फेज में अंग्रेजों ने अपने यहाँ के एस्टेब्लाइज्ड इंडस्ट्री को सेटिस्फाई करने के लिए भारत को कच्चे माल का उत्पादक, जैसे एक फेमस इंसिडेंट है इंडिगो, चाहे वो बंगाल का मामला हो या बिहार के चंपारण का मामला हो, नील की खेती करवाते थे। और इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि भारत के समाज में जो किसान खेती कर रहे थे, भले वो भुखमरी का शिकार होना शुरू हो गए, लेकिन उनका जमीन अंग्रेज जबरदस्ती अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल के उत्पादक के रूप में उपयोग करना शुरू किए। फिर सेकेंड फेज में यह होता है कि जिस इंडस्ट्री के लिए ये कच्चे माल ले जा रहे थे वहां से बने हुए अब फाइनल प्रोडक्ट्स को वो भारत में उतारना शुरू करते हैं। यानी भारत जो था वो कच्चे माल का उत्पादक और यूरोप में बने हुए कंप्लीट प्रोडक्ट का एक ये कंज्यूमर बनकर रह जाता है और पूर्णतः अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, भारत की आर्थिक शोषण होता है। फिर आगे जाकर 1857 के बाद दादा भाई नौरोजी जैसे व्यक्तित्व आते हैं और भारत की खराब आर्थिक व्यवस्था को लेकर ध्यान आकृष्ट करते हैं। फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना और फिर एक सिलसिलेवार ढंग से अंग्रेजों के खिलाफ ये बात होती है। उसके पहले हमें ये समझना है कि भारत में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी आते हैं, लेकिन इनमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण ताकत है वो अंग्रेज बनकर उभरते हैं। एक महत्वपूर्ण ताकत है वो
अंग्रेज बनकर उभरते हैं। पुर्तगाली जो हैं, यहाँ से एक बार सवाल पूछ लिया था बिहार लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स में, संभवतः 67वीं बीपीएससी का था, कि ये जो पुर्तगाली थे ये मूलतः किस प्रकार के कार्य में संलग्न थे। जैसे व्यापार तो एक साथ करते थे, लेकिन ये समुद्री लुटेरे भी थे। ये किस प्रकार का काम करते थे? समुद्री लुटेरे भी थे। तो चूंकि वाटर रूट था, इन वाटर रूट्स के माध्यम से यूरोपीय यहाँ पर आते थे, तो इन वाटर रूट्स पर कमांड करने को लेकर इनके आपस में भी काफी झगड़े होते थे। तो आपको ये पता होगा कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों में भी काफी झगड़ा हुआ था, काफी युद्ध लड़े गए, और फिर बाद में एक समझौते के तहत वैवाहिक संबंध स्थापित करके पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच एक सामंजस्य बना। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को भी बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया, और फिर पुर्तगाली अपने आप को गोवा और उसके आसपास के क्षेत्र में सीमित कर लिए, जो कि भारत के अंग्रेजों के दास्ता से मुक्ति के बाद भी बने रहे। और गोवा को आपको पता ही होगा, आज़ादी के लगभग 10-12 साल बाद 1962 के आसपास ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को मुक्त कराया गया था, अगर आपको ज्ञात हो तो। बीच में डच भी आए, लेकिन ये जो प्रतियोगिता अंग्रेज और पुर्तगाली दे रहे थे, उनकी वजह से डच का भी वापस होना शुरू हो जाता है। डेनिस भी आए, डेनिस भी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में कह सकते हैं, या फिर एक इम्पैक्टफुल प्रेजेंस वो नहीं अपना दे पाते हैं। एक महत्वपूर्ण था फ्रांस। अगर आपको मैं बताऊं कि यूरोपीय ताकतों में अगर सबसे पावरफुल कोई था तो फ्रांस था, लेकिन आप अगर क्लास 8-9 में पढ़े होंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ था, 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो फ्रांस की मूलभूत बनावट को ही बदल कर रख देता है। और फ्रांस जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ भारत में अपने प्रेजेंस को नहीं दिखा पाता है, और अंततः यह क्या होता है, भारत में भी पीछे हट जाता है। और फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष है, इसमें अंग्रेज विक्टोरियस साबित होते हैं, और अंततः क्या होता है, इन्हें ही भारत में अस्थायी रूप से रहने का अधिकार मिलता है। ये सारे मामले जो हैं एक पृष्ठभूमि के तौर पर मैंने आपके सामने रख दिया। अब हम अभी शुरुआत लेते हैं, जो आपका पहला टॉपिक है, पुर्तगालियों का आगमन। मैं यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन है उसके बारे में डिस्कस करूँगा, और जो कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है मैं उसे आपको लिखाता भी रहूँगा, तो आप लोग उसे भी लिखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं एक संक्षिप्त में कुछ टाइमलाइन डिस्कस कर देता हूं, और उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा। तो सबसे पहला और जो इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन है 1453 है। वो क्यों महत्वपूर्ण है, मैं इसे लिखाता हूं। फिर जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन है वो 1498 है। एक काम करते हैं, हम लोग ये टाइमलाइन लिखते भी हैं और इसे समझने का प्रयास भी करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है 1453। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा दूं, यदि आप हिस्ट्री को कमांड करना चाहते हैं तो इन 3 पिलर्स पर जरूर काम कीजिए। पहला टाइमलाइन, पहला क्या है, टाइमलाइन। इतिहास में जो भी घटनाक्रम हुआ है, कब हुआ है, अगर ये सटीक तौर पर आपको याद हो जाए तो आसानी से ये पूरा प्रसंग ही याद आ जाता है और समझ भी आता है और रिलेट कर पाते हैं। पहला है टाइमलाइन। दूसरा है प्लेस, प्लेस या फिर आप मैप। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अभी जो मैं ये चर्चा कर रहा था कि अभी जैसे मैंने कि इस टॉपिक में चर्चा किया कि स्थल मार्ग पर जो तुर्की है वहाँ पे शासन परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से यूरोपीय जो स्थल मार्ग से भारत की ओर आते थे उनको विकल्प के रूप में समुद्र की ओर जाना पड़ा। तो मैं ये बोल तो रहा हूँ, लेकिन अगर ये मैप पर समझा जाए तब ये विषय आपका हो जाएगा, ये टॉपिक पर आपका कमांड बन जाएगा। तो चूंकि आज पहला क्लास है और मुझे स्लाइड एकदम थोड़ी देर पहले ही मिला है, तो मैं इसमें मैप एडिशन नहीं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसे एक बार फिर मैप से भी समझा दें। अगली क्लास में ऐसा मैं करूँगा, और बाकी टॉपिक्स को भी मैप से ज़रूर करना है। बिना मैप के आप इतिहास के ऊपर कमांड नहीं बना सकते हैं, ये बात आपको जानना ही है। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसी सप्लीमेंट्री बुक हो
तो मैं आपको पाठ्यक्रम के साथ साथ मैं स्पष्ट रूप से कहाँ से पढ़ा जाए इसको लेकर भी मैं स्पष्ट बता दूं। अगर हिस्ट्री को करना है तो पहले ये वाला चीज़ देख लेते हैं, टाइमलाइन है, प्लेस और मैप है, और तीसरा है टर्मिनोलॉजी। हालांकि टर्मिनोलॉजी का जो मामला है वो एंशिएंट हिस्ट्री में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी आप कुछ टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हिस्ट्री को इन 3 पिलर्स के माध्यम से कवर किया जाता है। अब मैं फिर बताऊं मटेरियल्स क्या होगा जो आपको पढ़ना है। तो 2 प्रकार, मूलतः 3 जो बेसिक मटेरियल है उसे आपको फॉलो करना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। सबसे पहला, एक तो आपको जो सबसे पहली पुस्तक मैं आपको सजेस्ट करता हूं वह है क्वेश्चन बैंक। मान लीजिए कि आप बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से एक इस चैप्टर से, ये जैसे यूरोपियों का आगमन पहला चैप्टर है, तो इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बैंक है, ये हमारा पहला बुक होना चाहिए। फिर दूसरा बुक जो है एक गाइड बुक होनी चाहिए। गाइड बुक का मतलब ये होता है, जैसे कि लूसेंट या क्राउन काफ़ी फेमस गाइड बुक है, उसमें सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को एक जगह रखा जाता है। तो आप कोई चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके पहले उस गाइड बुक को एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी संक्षिप्त मात्रा में वो दिया रहता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके पास आ गई। फिर उसके बाद एक टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ी बात डिटेल्स में दिया रहता है। तो जो मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ जो अब तक काफ़ी एक अच्छा स्टडी मटेरियल में माना जाता है, तो राजीव अहिर की जो स्पेक्ट्रम आती है वो एक इम्पॉर्टेंट बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। क्वेश्चन बैंक पूछे गए हैं पिछले, अगर ये हो जाता है उसके बाद आपकी तैयारी जो है वो प्रैक्टिस पे पहुंचेगी। आपको फिर सेट प्रैक्टिस करना है और ये मामला जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जो मैप को लेकर है तो स्पेक्ट्रम की ही एक बुक आती है, मैप की, स्पेक्ट्रम की ही मॉडर्न हिस्ट्री की आती है। अगर नहीं तो सिर्फ आपको भारत का जो मैप है ब्लैंक ले लेना है और जहाँ जहाँ पे मैं कुछ मैप वर्क करवाऊँ उसको करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर हो गया, स्पष्ट रूप से आप समझ गए, क्वेश्चनों का अभ्यास कर लिया, तो जीएस का जो हिस्ट्री है उसमें आपने 80% काम कर लिया। बीपीएससी के मेंस में तो सिर्फ यही पूछा जाता है। प्रीलिम्स में आपको एंशिएंट और मिडाइवल से तो प्रश्न रहते हैं, लेकिन मेंस में तो ये भी नहीं रहते हैं, है ना। तो ये हिस्सा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए, तो सबसे पहला मैंने जो टाइमलाइन को लेकर कहा 1453, इसके बारे में लिख लीजिए, लिखिएगा। एशिया और यूरोप के बीच व्यापार अरब के व्यापारियों की मध्यस्थता में होता था। अरब के व्यापारियों की मध्यस्थता में होता था। यह व्यापार स्थल मार्ग से होता था, स्थल मार्ग से होता था, परंतु 1453 ईस्वी में तुर्की साम्राज्य का, परंतु 1453 ईस्वी में तुर्की साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाने के बाद, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाने के बाद यह स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। यह स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। चलिए दूसरा,
स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया या रुक गया। स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है 1498 ईस्वी, लिखिएगा। पुर्तगाल निवासी, हाँ अब यह है दूसरा 1498। पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप, वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप की यात्रा करते हुए, केप ऑफ गुड होप की यात्रा करते हुए यूरोप से भारत की समुद्री मार्ग, भारत से यूरोप की समुद्री मार्ग की खोज की, समुद्री मार्ग की खोज की और भारत में कालीकट में सबसे पहले अपनी पहुंच बनाई। तीसरा 1503 ईस्वी, तीसरा पॉइंट 1503 ईस्वी। पुर्तगालियों ने भारत में अपना सबसे पहला फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया। चौथा 1505 पुर्तगालियों ने भारत में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की तथा फ्रांसिस्को द अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का पहला गवर्नर बनाया, जिसने भारत पर अधिकार बनाए रखने के लिए समुद्र पर अधिकार करने की पॉलिसी बनाई, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट 1505 के बाद 1509 अल्मीडा ने गुजरात प्रक्षेत्र में
उस दौरान आए हुए तुर्की एवं मिस्र की संयुक्त बेड़े को समुद्र में पराजित किया 1510। अगला पॉइंट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया और गोवा को जीत लिया। अगला 1511 पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप को अपने अधिकार में लिया। 1530 अधिकार में लिया। ठीक है, 1530 पुर्तगालियों ने भारतीय परिक्षेत्र में गोवा को अपनी राजधानी घोषित की। थोड़ा समझते हैं। 1530 ईस्वी में ये किया गया था और वास्को डी गामा उस समय का गवर्नर नहीं था। थोड़ा यहाँ समझते हैं। यूरोप और भारत की जो ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस थी, उसमें यूरोप को एक पुश फैक्टर मिलता है। इस बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि यूरोप के लोग चाहकर भी अपनी जगह पर सीमित नहीं रह सकते थे। आज भी ये मामला है। यूरोप जो है एक ऐसा प्रदेश है जहां की आबादी काफी कम है और ज्योग्राफिकली देखिए तो वो लो टेम्परेचर का जोन है। आप साइंटिफिक रूप से एडवांस हो सकते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन उस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो आपके पास नहीं हो सकता है। आपने जो प्रोडक्शन तैयार कर लिया, उस प्रोडक्शन के सप्लाई के लिए जो मार्केट चाहिए वो यूरोप में नहीं था। हाँ या ना? अब ऐसे में एक पुश फैक्टर मिलता है कि तुम एक नए जगह की तलाश करो। तो यूरोपीय जब उनके यहां एक तरीके का डेवलपमेंट होता है तो उन नई जगहों की तलाश में वो बाहर निकलते हैं और वो निकलकर पहुंचते हैं एशिया, मध्य पूर्व एशिया में पहुंचते हैं, मिडिल ईस्ट एशिया में पहुंचते हैं। भारत, चाइना या फिर ये एक ऐसा जगह था जो ज्योग्राफिकल काफी इनरिच था। आपने इतिहास के पन्नों में कभी नहीं पढ़ा होगा कि भारत की तरफ से कोई यूरोप गया या भारत की तरफ से कोई अमेरिका गया, भारत की तरफ से कहीं कोई दूसरे हिस्से में गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि भारत के लोगों की जरूरत भारत का भौगोलिक प्रक्षेत्र कर देता था, लेकिन यूरोप के लोगों की जरूरत यूरोप का प्रक्षेत्र नहीं करता था। पहली बात। और दूसरा, जनसंख्या के मामले में अनुपातिक रूप से उस समय भी एशिया
विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलस जगह था, ज़्यादा जनसंख्या वाला जगह था। ज़्यादा जनसंख्या का मतलब ज़्यादा ग्राहक। तो इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए यूरोपीय आपस में संघर्ष करते हुए भी दिखे और यूरोपियों के अंदर एक बेचैनी जैसी थी। अभी इस चैप्टर में तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत जब मैं ले रहा हूँगा तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपके स्पष्ट होते जाएंगे, जैसे फॉरेन रिलेशंस, विदेशी संबंध, स्टेट क्राफ्ट में बदलाव। आधुनिक भारत का इतिहास क्या है कि भारत के लिए एक बदलाव का समय है। जैसे मैं आपसे एक लाइन में जानकारी लेने की कोशिश करूं कि प्राचीन भारत का स्टेट क्राफ्ट, मध्यकाल का भारत का स्टेट क्राफ्ट मतलब शासन चलाने की शैली, और आधुनिक भारत का स्टेट क्राफ्ट, इन तीनों में क्या अंतर है? तो आपका जवाब यह होगा कि प्राचीन भारत में जो स्टेट क्राफ्ट था उसका आधार वैदिक रूल था। वैदिक नियमों के आधार पर उस समय अधिकतर शासन व्यवस्थाएं चलाई जाती थी और उसे ही आदर्श माना जाता था। यदि कोई कहे कि यह राजा अमुक राजा काफ़ी अच्छा है या अमुक राजा बुरा नहीं है, तो ये जो अच्छा होना या बुरा होना का जो सर्टिफिकेशन है या अलावेंस है वो वैदिक टेक्स्ट के माध्यम से होता था। मेडिवल हिस्ट्री में क्या होता है कि इस्लामिक इन्वेशन होता है, इस्लाम का भारत में आगमन होता है, ये भी व्यापार के आधार पर ही होता है, और भारत में शासन की शैली बदल जाती है। जहां एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक रूल के हिसाब से चलता है, तो मध्यकाल में वैदिक रूल्स थोड़े बचते हैं और अधिकतम जो शासन चलाने की शैली होती है वो इस्लामिक नियमों के आधार पर चलती है। जैसे टैक्स के नियम बदल जाते हैं। टैक्स में जैसे एक नियम आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, अगर आपकी पृष्ठभूमि इतिहास की रही होगी तो ठीक है, नहीं तो अभी तो जानकारी के हिसाब से आपको पता ही हो जाएगा। जैसे धार्मिक कर, मध्यकाल में धार्मिक कर लगाया जाना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण जजिया कर एक आता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिटरेचर, लैंग्वेज, वो काफ़ी बदल जाता है। भारत में रहन सहन काफ़ी बदल जाता है। अब जब यूरोपीय जब आते हैं तो यूरोप के लोगों के आने के बाद भारत में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हो जाती है। हम जब भी किसी विषय को पढ़ते हैं तो उस विषय के पढ़ने के बाद हमारी सोच में क्या परिवर्तन आया, ये हमारा उद्देश्य होता है। ये स्पष्ट रूप से आपको पहले इसकी जागरूकता हो जानी चाहिए। जब अंग्रेज यहाँ पर आते हैं तो वो एक न्यूट्रल लॉ की बात करते हैं जो कि ग्लोबलाइज्ड नेचर का है। समाज में परिवर्तन होता है। अगर मैं इंडियन सोसाइटी को, जैसे मैंने कि अभी पीछे एक बार लिखा कि 2-3 चीज़ों में होता है, जैसे सोशल ऑर्डर, इकोनॉमिकल ऑर्डर, और एक है जो स्टेट क्राफ्ट की अगर मैं बात करूं शासन चलाने की लेकर सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि समाज में जो एक कल्चरल डेवलपमेंट है वो परिवर्तन हो जाता है। लोगों का लैंग्वेज बदल जाता है, लोगों का खान पान, फूड हैबिट बदल जाता है, लोगों का पहनावा बदल जाता है, लोगों का जो सेंस ऑफ ड्रेस है वो बदल जाता है। हाँ या ना? अंग्रेज जब आते हैं तो यहाँ पैंट शर्ट, कोट पैंट, टाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। मध्यकाल में जब यही बात मैं बताता हूँ कि अगर इस्लाम आए तो यहाँ पर वो कुर्ता पैजामा, अचकन या इस तरीके के ट्रेडिशंस की शुरुआत हो जाती है। भाषा को लेकर देखिए तो भारत में हिंदवी लैंग्वेज, उर्दू, अरबी, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। संस्कृत थोड़ा कम हो जाता है। नहीं, आधुनिक में आते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश शुरुआत हो जाती है। आपको वो आप पढ़िएगा आगे जाकर चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसमें अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की जाती है। जो पहले से एस्टेब्लाइज्ड गुरुकुल परंपरा था या जो सिलेबस यहाँ बताया जाता था उसको ख़त्म कर दिया जाता है। मैकाले का एजुकेशन पॉलिसी आ जाता है, जिससे भारत के लोगों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ संवर्ग ब, स, द यानी कि जो क्लास बी, सी, डी है वहाँ पर होता है, और जो अथॉरिटिव हैं जैसे कि कलेक्टर का पोस्ट या सुपरिटेंडेंट का पोस्ट वो उनके लिए होता है। तो ये चीज़ें बदलाव ले रही होती हैं। तो अगर मैं कहूँ इकोनॉमिक में क्या चेंज आता है, तो भारत में जो पहले से प्री एस्टेब्लाइज्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है,
भारत में रोजगार को लेकर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं थी। भारत की बनावट ऐसी थी, सामाजिक बनावट ऐसी थी कि भारत के लोगों का रोजगार पहले से फिक्स्ड हुआ करता था। समाज में एक दूसरे के साथ म्यूचुअली लोग जुड़े हुए थे। अगर मैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में मैं बताऊं तो यहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई नहीं था। अगर कोई तेल का उत्पादक था तो तेल के उत्पादक के बाद सीधे कंज्यूमर पहुंचता था और अपनी जरूरत को पूरा कर लेता था। जो तेल के उत्पादक होते थे कई पीढ़ियों से यही काम कर रहे होते थे, तो उनके आने वाली पीढ़ी को भी सोचना नहीं होता था कि रोजगार के लिए क्या जाना है। ये सारा मामला बड़ा ही बेहतर ढंग से चल रहा था। भारत का सामाजिक व्यवस्था जो था वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा था। ये मध्यकाल में भी डिस्टरबेंस नहीं मिलता है, लेकिन जब आधुनिक भारत में हम पहुंचते हैं, यूरोपियों के आगमन को देखते हैं, तो यूरोपियों ने क्या किया कि भारत के प्री एस्टेब्लाइज्ड सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया और उसे अपने मनोनुकूल ढालने का प्रयास किया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, भारत में ना क्राफ्ट काफी बेहतर था, खास करके कॉटन को लेकर। भारत में कॉटन को लेकर ऐसा क्राफ्ट था कि हाथ से जो बनाए हुए कपड़े होते थे, हाथ से सिले सिले जो कपड़े होते थे, इसकी मांग यूरोपीय बाजारों में काफ़ी ज़्यादा होती थी और वहाँ पर एक एक्सक्लूसिवनेस का भाव लोगों के बीच में आता था। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए, यदि आप किसी मॉल में जाते हैं और कोई टी शर्ट लेते हैं, आप वो टी शर्ट परचेज कर कर पहनते हैं, बाहर जाते हैं, तो बड़ा आश्चर्य ना हो कि सेम टी शर्ट किसी और ने भी पहन रखा हो, ये एक जैसा हो जाएगा। लेकिन यदि मैं कहूँ कि यदि आपने कहीं से उन कपड़ों को लेकर सिलवाया है तो ये हो सकता है कि वैसा सिलाई फिर कहीं दूसरा जगह ना मिले। आप लोग बचपन के दिनों में मैंने तो यूज़ किया है कि मेरी माँ या फिर मेरी कोई बहन स्वेटर बुनती थी तो एक्सक्लूसिव उस स्वेटर पे मेरा नाम लिख दिया या कोई चित्र उगा दिया। इसमें मेरा एक एक्सक्लूसिव भाव होता था कि ऐसा किसी के पास नहीं है। तो जो हाई क्लास यूरोप थे, जिनके पास परचेजिंग एबिलिटी थी, जिनके पास पैसा था, वो तो भारत के जो हस्त निर्मित उत्पाद थे उसको हाथों हाथ ले लेते थे। इनसे अंग्रेज इतना ज़्यादा खौफ में आ गए कि उन्होंने वहाँ की सरकार पर दबाव बनाया और जो भारत से उत्पाद जा रहे थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगवा दिया, जिससे उसका मूल्य बढ़ जाए और लोग खरीदना बंद कर दें। और दूसरी तरफ भारत में उन्होंने क्या किया, यहाँ के जितने भी छोटे छोटे इंडस्ट्री थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यहाँ के पॉपुलेशन को वो डिपेंडेंट बनाना चाहते थे। उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके प्रोडक्ट्स का ये कंज्यूमर बन सके। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें भारत की दुर्दशा को आपको पढ़ना है कि भारत किस प्रकार से यूरोपीय ताकतों की कठपुतली बना और यूरोपीय ताकतों ने भारत का आर्थिक शोषण किया। और आश्चर्यजनक चीज ये था कि भारत का आर्थिक शोषण होता रहा, लेकिन भारतीयों को इसकी भनक लगभग 100-200 साल तक पता ही नहीं चला। भारत में जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद का जो बात है, ये तो 1850 के बाद लोगों में ये बात भावना जगी। नहीं तो 1850 के पहले वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे और अंग्रेज उसमें एक फैक्टर का काम करते थे, तोड़ो और राज करो, आपस में लड़ा दो और राज करो। इस नीति पर अंग्रेज लगातार काम करते रहे। मराठों को हैदराबाद के खिलाफ खड़ा कर दिया। पहले हैदराबाद मराठों की सहायता से खत्म हुआ, मराठा जब अलग हो गए तो उनको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। लगभग यही मामला उन्होंने हर जगह अपनाया। ठीक है, तो यहां पर इकोनॉमिक चेंजेस है, इसको देखा। अगर स्टेट क्राफ्ट की बात किया जाए तो स्टेट क्राफ्ट में जैसे मैं ये कहता हूं कि आज कोई सोच भी नहीं सकता है कि भारत में अगर पुलिस ना हो तो कैसे भारत निर्देशित होगा, भारत के लोग कैसे रहेंगे। अंग्रेजों ने पहली दफा पुलिस की शुरुआत की, पुलिस सिस्टम की शुरुआत की। अभी जो आप लोग को पता ही होगा काफी विवादित है, विवादित नहीं भी है, लेकिन हाँ एक बदलाव हुआ है। ये जो आप लोग आईपीसी की धाराएं कहते हैं, इंडियन पेनल कोड, है ना, जो फिल्मों में वो बताया जाता है ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत अमुक व्यक्ति को ये सजा दी जाती है, ये 1861 का बना हुआ था। भारतीयों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए सारे रूल्स बनाए गए थे।
थोड़ा आश्चर्यजनक मुझे भी लगता है कि ये आईपीसी की धाराएं इतनी लंबी तक आज़ाद भारत में क्या करती रहीं, क्योंकि आईपीसी की जो धाराएं थी वो भारत के ऊपर कंट्रोल करने के लिए किया गया था। एक लोकतांत्रिक देश में उसका कोई विशेष योगदान नहीं था, लेकिन ये कंट्रोल आज़ादी के लगभग 60-70 साल तक होता रहा। अब जाके उसमें कुछ चीज़ें चेंज की जा रही हैं, उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और भी बदलाव की आवश्यकता है। स्टेट क्राफ्ट को लेकर हुआ, जैसे एक उदाहरण आप समझ लीजिए, भारत में जो लोगों का दंड विधान था, इंडियन पेनल कोड की जो मैं बात करता हूँ 1861 से पहले, वो थोड़ा और डाइल्यूटेड था और उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी थी और उस फ्लेक्सिबिलिटी का आधार व्यक्ति के पृष्ठभूमि पर था। जैसे कोई व्यक्ति राजा के घराने से है, यदि कोई व्यक्ति भारत की सामाजिक दायरे में श्रेष्ठता के सिद्धांत में वो श्रेष्ठ अपने आप को है, तो उसके लिए हो सकता है कि दंड थोड़ा कम मिले या हो सकता है ना मिले। तो अंग्रेजों ने इसे एक थोड़ा न्यूट्रलाइज किया और हाँ, जब ये नए नियम बनाए तो अपनी फेवर में बनाए। तो ओवरऑल यूरोपियों के आगमन को जब हम पढ़ते हैं तो, या फिर पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, तो हमारा जो नजरिया हो इन सभी बदलावों को जानने का हो। अब आपको थोड़ा थोड़ा स्पष्टता आने लगा होगा कि जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इस पढ़ने का उद्देश्य क्या है। उन सभी परिवर्तनों को पढ़ना है जो भारत के समाज को प्रभावित किया है। जैसे आज मैं ये कहता हूं कि आज की तारीख में इंग्लिश का रिप्लेसमेंट नहीं है, आप अंग्रेजी भाषा को जानना आपकी अनिवार्यता है, क्योंकि यह जो भाषा है वो ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज के रूप में है, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप आईएफएस ऑफिसर बनते हैं, वो तो छोड़ दीजिए, आपको मैं ये बताऊं कि भारत जितना डाइवर्स है, जितना विविधता से भरा हुआ है, अगर आपको किसी केरल के व्यक्ति से बातचीत करना हो, एक बिहार के लड़के को, तो कॉमन लैंग्वेज अंग्रेजी ही होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो भाषा है वो अंग्रेजी है, बहुत सारे हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। हाँ, ये बात अलग है कि बिहार में हाई कोर्ट की भाषा को लेकर एक लोकल लैंग्वेज को भी जोड़ा गया है, मैथिली को भी जोड़ा गया है, हिंदी और अंग्रेजी और मैथिली, यहाँ पर 3 भाषाओं को बिहार के हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में रखा गया है और भी स्टेट के हाई कोर्ट में ऐसी बात रखी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सारी हियरिंग अभी भी अंग्रेजी में होती है और इसकी साथ एक लॉजिक है, एक मजबूरी है, क्योंकि हमें कोई कनेक्टिंग दूसरा लैंग्वेज नहीं है। तो बहुत सारे चीज़ों में एक असर पड़ता है यूरोप के आने का। हमने इस चैप्टर का जो पहला हिस्सा है, पुर्तगालियों का आगमन, उसके टाइमलाइन को अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किया। इसका जो दूसरा हिस्सा है वह है मैप वर्क, यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कुस्तुनतुनिया जो स्टेट, तो ये मैप में पता चल जाए लोकेशन, तो अब थोड़ा सा स्पष्टता हो जाएगा। मैं ये बताया कि गोवा या फिर महाराष्ट्र का इलाका या फिर किन किन जगहों पर ये पुर्तगालियों का एक्सपेंशन हुआ। मैप वर्क इम्पॉर्टेंट है, संयोग से अभी मैप वर्क नहीं है, तो मैं इस टॉपिक को यहाँ पर विराम देता हूँ आज की क्लास में। अगले क्लास में मैं मैप वर्क लूँगा और फिर मैप के माध्यम से बाकी टॉपिक्स को भी कवर करूँगा। एक चीज़ और मैं आपको स्पष्टता कर दूँ, आपका यह काम है कि क्वेश्चन बैंक से वैसे सारे प्रश्न का हल करना जिसका संबंध यूरोपियों के आगमन से होगा। ऐसे पुस्तक भी आप परचेज कर सकते हैं जो चैप्टर वाइज थोड़ा सा बांटा गया हो। ठीक है, क्वेश्चन 2 तरीके से होता है, एक पूछा गया प्रश्न और एक दूसरा अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न बाद में बनाया जाएगा, लेकिन पीछे हुए प्रश्न बना लेने से आपको एक ज्ञात हो जाता है कि कैसे इसकी तैयारी करनी है और क्या क्या तैयारी करनी है। आपके पास हर चैप्टर से पहले ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का डिस्कशन आगे की क्लास में होगा। आधुनिक भारत का आज इतिहास का मैंने आज शुरुआत लिया। पहला टॉपिक है यूरोपियों का आगमन, तो ये टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। आप लोग अगले क्लास में ये पूरा पढ़कर आएंगे और क्या क्वेश्चन था इसको पढ़कर आएंगे। साथ ही साथ अपने साथ भारत का और विश्व का मानचित्र ब्लैंक लेकर आएंगे, एक इरेजर लेकर आएंगे, एक पेंसिल लेकर आएंगे। मैं यहाँ पर उसका अभ्यास कराऊंगा और इतना कर लेने के बाद फिर आपको कोई प्रश्न छूटेगा नहीं और ये फिर याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आसानी से समझकर आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो आज के क्लास में यहाँ तक रोकता हूँ।